तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो ऑलमोस्ट मोनोपोली है विद 97% मार्केट शेयर। अपने बिजनेस सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। कोई यहाँ पर दूसरी लिस्टेड एंटिटी नहीं है। फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे नज़र आते हैं। हाल ही में इस कंपनी का आईपीओ आया था, ऑलमोस्ट एक साल ही हुआ है। उसके बाद स्टॉक में एक ज़बरदस्त रन अप आया, लेकिन पिछले 20-25 दिनों में स्टॉक में 40% की करेक्शन हमको देखने को मिली। तो ये करेक्शन क्यों हुई, इसके पीछे क्या एक्चुअल वजह है, वो हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस के थ्रू समझने वाले हैं। बिजनेस इनसाइट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और क्या यहाँ पर इस गिरावट के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इस स्मॉल कैप कंपनी में या नहीं, वो हम समझेंगे। मेरा ओपिनियन आपके साथ साझा करूंगा। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो कंपनी का नाम है ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी देखिए लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, और ऑलमोस्ट 97% इस कंपनी का मार्केट शेयर है। जितने भी यहाँ पर लाउंज ऑपरेटर्स हैं सभी के साथ यहाँ पर इसका टाई अप है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए सितंबर 2022 में इसका आईपीओ आया था, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ स्टॉक 8-9 महीने तक। उसके बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 100% का रन अप आया, लेकिन पिछले कुछ ही दिनों में स्टॉक में ऑलमोस्ट 40% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली। तो ये करेक्शन क्यों हुई उसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो प्राइमरी कारण है वो है रिजल्ट। रिजल्ट में भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे। देखिए सेल्स की बात करें तो टॉप लाइन जो ग्रोथ है 66% की है इस क्वार्टर में, यानी कि Q1 FY24 में। तो आइसोलेशन में देखें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, लेकिन अगर हम कंपेरेटिव बेसिस पे देखें, YOY बेसिस पे काफ़ी डिक्लाइन है, सिक्वेंशियल बेसिस पे काफ़ी डिक्लाइन है। मार्जिन्स 12% के रह गए, 7% सिक्वेंशियल बेसिस पे ऑलमोस्ट हाफ हो गए मार्जिन्स, जो कि यहाँ पर इसका पतन का कारण बना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या उसकी वजह से 40% स्टॉक गिर जाएगा, क्या लोअर सर्किट लग जाएंगे? नहीं, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर कॉन कॉल शेयर करूंगा। फैब कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट है फैब 9 2023 की, यानी कि 2 क्वार्टर पहले की। तो इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया मैनेजमेंट से कि क्या यहाँ पर ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्या यहाँ पर मार्जिन सस्टेनेबल है, तो इनका कहना था कि देखिए दे हैव बीन एबल टू मेंटेन मार्जिन एनीवेयर बिटवीन 15 to 16%। एंड जो ये कंपनी है इम्प्रूव कर रही है, ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ पर ये मार्जिन मैनेज करते हुए नजर आएंगे 15 to 16% के आसपास। EBITDA मार्जिन्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे जैसे ग्रोथ आएगी, जैसे जैसे स्केल अप करेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ये इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। ये कॉन्फिडेंटली यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला इस क्वार्टर में। इनफैक्ट पहले भी बोला था। मैं आपके साथ सिर्फ 2 क्वार्टर पहले की ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे Q4 FY23 की कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट की। तो जो लिब्रेथा कलात हैं, जो MD चेयरपर्सन है इनकी, उन्होंने यहाँ पर बोला कि देखिए डेफिनेटली दे वुड बी एबल टू मेंटेन मार्जिन्स। सो दिस इज व्हाट इट इज, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद देयर क्लाइंट पार्टनर्स, विद देयर ऑपरेटिंग पार्टनर्स, विद देयर क्लाइंट्स। तो I would say that that the way we have actually strategized, we are ensuring that we are going to maintain this margin. So ऐसा उनका यहाँ पर कहना था। यहाँ पर सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिकली इन्होंने सही करी है। अब मैं आता हूँ आपके साथ यहाँ पर लेकर लेटेस्ट कॉन कॉल, जो कि अगस्त की है, Q1 FY24 की। अब यहाँ पर देखिए सबको पता है 7% के मार्जिन रह गए, जहाँ पर इतना कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे ग्रोथ को लेकर, सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिकली सही कर रहे थे। तो अब क्यों भैया इतने मार्जिन डूब गए? हाफ हो गए मार्जिन, ऑलमोस्ट 2-3% ऊपर नीचे होता है, लेकिन मार्जिन यहाँ पर काफ़ी टूट गए। तो इनका क्या यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इसका जवाब दिया। तो इनका कहना है कि यहाँ पर 3 फैक्टर्स, ठीक है, 3 फैक्टर इनका कहना है जिसकी वजह से मार्जिन्स में ड्रॉप आता हुआ देखने को मिला। जो की रीजंस थे वो यहाँ पर 3 फैक्टर थे। पहला था कि एक तो टाइमिंग मिसमैच था, एस्केलेशन इन कॉस्ट विद वेंडर्स वर्सेस इंक्रीज इन प्राइस पॉइंट्स विद क्लाइंट अकर्स एनुअली। तो भाई यहाँ पर एनुअली जो है ये चीज़ें हमको होती हुई देखने को मिलती हैं, जिसका कोई भी लेना देना और कोई भी डिस्क्लोजर नहीं था पिछली 2 कॉन कॉल में। ठीक है, Q3 और Q4 में कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया। सेकंड, वन ऑफ रेवेन्यू था प्रीवियस क्वार्टर में, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन इनके गिरते हुए नजर आए। तो वो भी इन्होंने पिछली कॉन कॉल्स में बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया, मेंशन नहीं किया। तो ये भी एक गलत चीज़ है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि मैनेजमेंट को यहाँ पर चीज़ें बतानी चाहिए कि वन ऑफ रेवेन्यू था तो वो हो सकता है इम्पैक्ट करे, लेकिन इन्होंने इस क्वार्टर में मार्जिन गिरने के बाद यहाँ पर चीज़ें बताई।
ठीक है। साथ ही में इनका कहना है कि जो कॉस्ट एस्केलेशन है फॉर द लाउंज ऑपरेटर वर्सेस द प्राइसिंग रेट चेंज फॉर आर क्लाइंट, द प्राइस टिपिकली लैग्स द कॉस्ट इंक्रीज एंड हेंस कॉस्ट क्वार्टर वन टिपिकली विल हैव दिस फेनोमेनन वंस द प्राइस इज चेंज इन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री फॉर आर क्लाइंट्स दिस मैच मिसमैच करेक्ट्स इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं एक सीजनैलिटी फैक्टर है और ये इनको ये फेनोमेना देखने को मिलता है। तो ये सीजनैलिटी फैक्टर भी इन्होंने नहीं बताया, तो ये भी एक यहाँ पर इशू है। तो जो चीज़ें ये बोल रहे थे कि यहाँ पर इनके लाउंज ऑपरेटर्स के साथ क्लाइंट जो पार्टनर्स हैं उनके साथ जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिकली सही हैं। जैसा कि इन्होंने देखी यहाँ पर बोला कि आई वुड से दैट द वे वी हैव इट एक्चुअली स्ट्रेटेजाइज्ड वी आर इंश्योरिंग दैट वी ट्राई एंड मेंटेन द मार्जिन, सो दिस इज व्हाट इट इज़। बट यहाँ पर कॉस्ट एस्केलेशन भी आ गया, सब कुछ आ गया, सीजनैलिटी भी आ गई और यहाँ पर जो वन ऑफ रेवेन्यू है वो भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें वजह से हुआ क्या हुआ, ड्रॉप मार्जिन्स में काफ़ी बड़ा ड्रॉप, और ये क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बिजनेस को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। इसी वजह से स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला। स्टॉक को यहाँ पर भारी अच्छी खासी भारी मात्रा में यहाँ पर बेचा गया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर कम हो गया इन्वेस्टर्स का मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें हमको देखने को मिली। तो ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन्स में ड्रॉप हुआ। लेकिन इसके बाद एक और कारण था यहाँ पर, अब देखिए कि हुआ क्या, कि जो मार्जिन गाइडेंस थे वो 14-15% के थे, वो इन्होंने रिवाइज करके गिरा दिए 11 से 13% तक। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि पहले तो ये जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे वो इस क्वार्टर में इन्होंने बोला कि भैया मार्जिन यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर कंपटीशन न्यू प्लेयर्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, कॉस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो सकता है, मार्जिन फ्रंट पे वेरियस मूविंग पार्ट्स एट वर्क हैं जो कि इनको पहले नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में सब चीज़ें दिख गई। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि स्टॉक में इतनी गिरावट हुई। लेकिन अब मेन क्वेश्चन है कि क्या इस गिरावट के बाद, देखिए ऊपर इस तरह से अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक्चुअल कितनी गिरावट आई, ऊपर इस तरह से 42% की गिरावट पे भी स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है अपने टॉप से। तो इतनी गिरावट के बाद क्या यहाँ पर बाय करना चाहिए या नहीं, क्या हमको यहाँ पर इस स्टॉक में बाय करना है या नहीं, ये है मेन क्वेश्चन रिटेल निवेशकों के मन में। अब देखिए मैं कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी डेफिनेटली एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी विद 97% मार्केट शेयर बहुत अच्छी नज़र आती है, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। तो ये कंपनी जो है लीडिंग है अपने मार्केट सेगमेंट में, और एक तरह से कोई दूसरी लिस्टेड एंटिटी नहीं है जो ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है, तो इसलिए कंपनी अच्छी नज़र आती है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ टेलविंड्स, कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें और कुछ रिस्क जो आपके साथ में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेलविंड्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं बिजनेस में, तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो टेलविंड्स की अगर हम बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पर बड़ा जो एक पॉजिटिव है कि ट्रैवल इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो कर रही है। ठीक है, ट्रैवल इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल रही है। ट्रैवल इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट अ गुड पेस, और एक तरह से कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी है। एयर पैसेंजर जो ग्रोथ हो रही है इंडिया में वो काफ़ी ज़बरदस्त रही है पिछले कुछ सालों में। ग्रोथ अगर CAGR पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 25% की ग्रोथ यहाँ पर हमको एज पर रिपोर्ट्स 2030 हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जो एयरपोर्ट लाउंजेस हैं, डेफिनेटली यहाँ पर नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, तो यहाँ पर एयरपोर्ट्स जो लाउंजेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, एयरपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक और एयर पैसेंजर्स में ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब क्रेडिट कार्ड का क्या लेना देना है भैया, क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली एयरपोर्ट अगर लाउंज आप एक्सेस करोगे तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करेंगे, तो वो भी एक चीज़ है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। चौथा, यहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट लाउंजेस की से ही इसका मार्केट यहाँ पर ग्रो नहीं कर रहा, अब ये रेलवे लाउंज एक्सेस में भी उतर रहे हैं, टाइप इन्होंने कर लिया है, तो न्यू टाइप्स में उतर रहे हैं। साथ ही साथ पांचवें अगर बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस को भी अपनी ये एक्सपेंड करें, जहाँ पर एस्पायर लॉन्जेस जो कि ऑस्ट्रेलिया की है वहाँ पर इन्होंने उनके साथ रिसेंटली टाइप किया, जहाँ पर सिडनी, मेलबर्न वगैरह, कैनबरा वगैरह में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, और साउथ ईस्ट मिडल ईस्ट एशिया में भी ये उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी टेलविंड्स हैं, जैसे मैंने कहा CAGR ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल पैसेंजर ग्रोथ 25% के आसपास है, 2030 तक हमको आती हुई देखने को मिलेगी। क्रेडिट कार्ड ग्रोथ जो है 20% की यहाँ पर एज पर रिपोर्ट्स 2040 तक हमको देखती हुई बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जो एयर पेनिट्रेशन है अभी 3% के आसपास है, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक डेफिनेटली टेलविंड देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या है भैया, न्यू इमर्जिंग प्लेयर्स आ सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ इंडस्ट्री है,
और जो डीप पॉकेट प्लेयर्स है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे कि एक कंपनी है ड्रैगन पास, एक है प्रायोरिटी पास, ये उतर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट में और लो मार्जिन पे काम करते हुए नजर आएंगे, तो इनका मार्केट शेयर टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक रिस्क है। ठीक है, अगर दूसरा रिस्क की बात करें तो कोविड जैसी सिचुएशन आ गई या इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया तो थोड़ी सी इंडस्ट्री में इशू हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और रिस्क यहाँ पर हो सकता है कि अगर लाउंज ऑपरेटर्स और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स या बैंक्स अगर आपस में ही टाई अप कर लें, बीच में से ड्रीम फोक्स को हटा दें, तो वो एक रिस्क है। हालांकि ये थोड़ा सा लेस रिस्क है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन होता है जिसको ड्रीम फोक्स यहाँ पर केटर कर रही है, ठीक है, जिसको एड्रेस कर रही है, वो एक इंटीग्रेशन काफ़ी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारे लाउंज ऑपरेटर्स हैं, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, आई थिंक 20 से 25 ऑपरेटर्स हैं, उन सभी के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट करना मुश्किल है। और ड्रीम फोक्स के साथ सभी का टाई अप ऑलरेडी है, तो वो एक एडवांटेज है इनके पास, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हालांकि रिस्क ज़रूर है भविष्य में अगर ये डायरेक्ट पार्टनरशिप करें तो ये टेलविंड्स हैं, ये रिस्क है। तो टेलविंड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आती है इस बिज़नेस में। और एक चीज़ और आपको बताऊँ तो देखिए, जो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड जो पेनिट्रेशन है जिसके थ्रू यहाँ पर लाउंज एक्सेस किए जाते हैं, उसमें 97% का मार्केट शेयर है। बाकी लॉयल्टी प्रोग्राम कार्ड्स हो गए, डिजिटल क्यूआर कोड हो गए, एयरलाइन वाउचर हो गए, इसका बहुत कम मार्केट है। अगर आप लाउंज में जाते हैं, देखिए इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एयरपोर्ट जाएंगे आप, लाउंज में एंट्रेंस पे जाएंगे तो वहाँ पर आपका कार्ड चेक होगा। उस कार्ड पे क्या होगा, या तो आपको पता होगा कि कितने आपके एंट्री जो एक्सेस हैं वो बचे हुए हैं, या फिर कितने आपने, क्या आपका बेसिकली यहाँ पर यूसेज है। तो वो जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिस पे वो चेक होगा वो ड्रीम फॉक्स का ही होता है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, तो ड्रीम फॉक्स का साथ सभी के साथ टाई अप है। तो यहाँ पर ये ऐसा है। बाकी ड्रीम फॉक्स यहाँ पर चेक करता है क्रेडिट कार्ड से, वो क्रेडिट कार्ड जो वो नेटवर्क है उनसे वो पैसा लेता है, अपना कमीशन रखता है, और बाकी लाउंज ऑपरेटर्स को वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो इसका कमीशन है वही इसका यहाँ पर रेवेन्यू इनकम सोर्स है। बाकी ये नए बिज़नेस में भी उतर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, मतलब और भी जैसे इनके बिज़नेस रेवेन्यू इनकम स्ट्रीम्स है, जैसे कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया, बैगेज ट्रांसफ़र हो गया। अभी इन्होंने गोल्फ बिज़नेस में भी उतरे हैं, जहाँ पर एक गोल्फ सर्विसेज कंपनी है जो गोल्फ क्लब के साथ टाई अप करती है, उनके साथ इन्होंने टाई अप किया जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है, तो उसमें भी उतर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से इनका बिजनेस काम करता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लाउंज ऑपरेटर्स हैं, मतलब जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर वो ट्रैवल फूड सर्विसेज है, उसके बाद प्रीमियम पोर्ट लाउंजेस है 19%, उसके बाद सप्तगिरी रेस्टोरेंट है, फिर ये है, फिर ये है। तो इन सभी के साथ ड्रीम फोक्स का टाई अप ऑलरेडी हो रखा है। तो इसीलिए कंपनी यहाँ पर अच्छी नज़र आती है, और यहाँ पर डेफिनेटली एयर पैसेंजर ग्रोथ होगी, ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, तो ये कंपनी यहाँ पर एक डेफिनेट प्रॉक्सी नज़र आती है। तो इसलिए अच्छी नज़र आती है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। बाकी टेक्निकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा और गिरावट हो सकती है, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच कीजिए एक बार। जब तक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता, स्टॉक स्टेबल नहीं होता, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है वेट करना चाहिए। एक बार आप Q2 नंबर आने दीजिए FY24 के, उसके बाद यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी एक शेयर हमको सेलिंग फोर्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ी और गिरावट हो, या एक अच्छा खासा सपोर्ट पे। हालांकि देखिए यहाँ पर एक काफ़ी सारे जो हमको सपोर्ट देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है इन लेवल्स पे सपोर्ट ले 470 के आसपास, और यहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन में जाए और फिर ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे, ऐसा हो सकता है। तो ये आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिए, अपना कन्विक्शन डेवलप कीजिए इस बिज़नेस में, क्योंकि डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है कंपनी। ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली 20 to 25% आराम से आ सकती है लंबे समय तक, और अभी काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी बड़ी बन सकती है। तो जैसा मैंने बोला, रिस्क भी हैं, रिवॉर्ड्स भी हैं। तो एक बार अपनी रिसर्च, अपनी कन्विक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर पोजीशन बनाएं। मैं यहाँ पर एक बार स्टेबल होने का वेट करूंगा, टेक्निकल चार्ट पे बेस फॉर्मेशन बनेगा, उसके बाद हम यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ओपिनियन क्या है ड्रीम फोक्स को लेकर, इस बिजनेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर? अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।